अब बच्चे रोटेशन के सबसे इजी सवाल से भी इजी होता है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, मानते हो इस बात को? हमको जहां हम हैं बच्चे वहां से बेहतर करना है। कंपैरिजन सबसे बड़ा नुकसान है बेटा। पर पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए मैथ्स कैलकुलेटिव ज्यादा आया तो मैथ्स का एक क्वेश्चन ज्यादा करना आपकी रैंक ज्यादा ऊपर ले जाएगा। या गुड आफ्टरनून बच्चों, एंड गुड आफ्टरनून टू पेरेंट्स ऑल्सो जो सेशन अटेंड कर रहे हैं लाइव। बेसिकली जैसे अभी आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट जेई मेन 1 अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, पर मान के चलिए आप वो 3rd वीक ऑफ जनवरी में हर बार एग्ज़ाम हो ही जाती है ना, 3rd और लास्ट वीक में। तो उस हिसाब से हम लोग देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ हैं, और जैसे बच्चों की आदत होती है वो कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, 100 डेज़ हैं, 90 चैप्टर्स है तो 1 चैप्टर पर डे है, और ऐसे कैलकुलेशन करके पिछले कुछ समय में कुछ बच्चे हमें आकर बताते रहे हैं कि अब हर चैप्टर तैयार करने के लिए हमारे पास मात्र 1 दिन है तो हम क्या करें, और इस तरह का कुछ बातें करते रहते हैं। तो बेसिकली जो जेई प्रैप सीरीज़ अपनी होती है कैटलाइज़र की, उसका एक लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 100 डेज़ पहले लिया था। तो बेसिकली हम लोगों ने जेई प्रैप सीरीज़ को लास्ट में भी लिया था। तो बच्चों इसमें हम लोग 100 डेज़ के हिसाब से कुछ जो चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि आप उसमें से कुछ काम की चीज़ें नोट डाउन करें। कोशिश कीजिएगा बेटा कि आप लोग उन चीज़ों को फॉलो करें, अदरवाइज़ हम नोट डाउन तो कर लेते हैं लेकिन फिर हम वापस से क्या होता है जब पढ़ाई करते हैं तो वापस से चीज़ें गड़बड़ाने लगती हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से करने लगते हैं। समवॉट लाइक मैं हमेशा एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे आप लोग स्कूल में अपन लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, तो जहाँ फुटबॉल होती है वहाँ पे पूरे प्लेयर्स आ जाते हैं, गोलकीपर भी वहीं आ जाता है, जबकि हम स्ट्रेटेजी बहुत बनाते हैं कि ये फॉरवर्ड होगा, ये डिफेंडर है, ये पीछे रहेगा, जबकि वहाँ खेलते समय हम लोग को स्ट्रेटेजी हमारी काम आती नहीं। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो बिगिन विथ पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो मैं पहले फिजिक्स से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, जो निश्चित रूप से 1 टाइम प्रिपरेशन में, पहली बार प्रिपरेशन में सबसे कठिन सब्जेक्ट में से माना गया है। पर हाँ, एक बार प्रिपेयर हो जाए तो उसको रिटेन करना रिलेटिवली आसान होता है। फिजिक्स में रिटेंशन आसान है, ठीक है, प्रिपरेशन मुश्किल है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने अपने फिजिक्स की हालत देखी होगी, मतलब हालत देखी मतलब अच्छा है, जिसको हम फिजिक्स की भाषा में कहें तो अपने को अपना अपना फेज पता है फिजिक्स में कि किस फेज पर अभी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। अब उस हिसाब से कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे लास्ट ईयर मतलब जेई मेंस 25 के दोनों सेशंस हम लोग देख लें, जनवरी वाला और अप्रैल वाला, और उसके आधार पर अगर देखें तो जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में 99.9 परसेंटाइल एंड अबो स्कोर किया, कितना बच्चे 99.9 परसेंटाइल एंड अबोव, मतलब 15 लाख बच्चों ने अगर एग्जाम दी तो वो लोग टॉप 1,500 विद्यार्थियों में थे, टॉप 1500। तो फिजिक्स में एवरेज स्कोर ही गया है बच्चे 95। यानी आप में से कोई बच्चा सोचता है कि मुझे 99.9 परसेंटाइल या 99.8 परसेंटाइल लेना है, तो 99.8 परसेंटाइल के लिए 92 मार्क्स था। इसका मतलब अगर किसी बच्चे को जेई मेन से जो सबसे अच्छा कॉलेज हासिल करना है, जो कि होता है IIIT हैदराबाद का CS 4 ईयर प्रोग्राम, राइट, CSE 4 ईयर प्रोग्राम ऑफ IIIT हैदराबाद, दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन गेट आउट ऑफ जेई मेन, राइट बच्चे। तो अगर किसी को वो हासिल करना है तो उसकी रैंक भारत में टॉप 3000 में 2000 में होनी चाहिए। और उसके लिए अगर आप स्कोर देखेंगे तो आउट ऑफ 300 तीनों सब्जेक्ट्स का मिलाकर आउट ऑफ 300 ये स्कोर नियरली 223 है। निश्चित रूप से फिर कई सारे NITs हैं, IIITs हैं, जिनमें एडमिशन किसके थ्रू होता है बच्चे, जेई मेन के थ्रू होता है। भारत के सभी जो बड़े कॉलेजेस हैं, ये शीट्स अभी आपके पास भी आएंगी। लेकिन अगर वहीं कोई स्टूडेंट फिजिक्स में सोचता है कि मैं चलो 99.9 नहीं, पर मैं फिजिक्स में 99 परसेंटाइल में आना चाहता हूँ, 99 परसेंटाइल यानी अब हो गया
अगर 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दी है तो हम भारत के टॉप 15,000 में आना चाहते हैं। तो फिजिक्स में ये एवरेज स्कोर गया है बच्चे 79 आउट ऑफ 100, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश है या 5 क्वेश्चन छोड़ने की गुंजाइश है, दोनों में से कुछ भी समझ लीजिए। अगर पूरे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 4 गलत कर सकते हो, और अगर अटेम्प्ट ही कम कर रहे हैं तो 5 छोड़ सकते हो। इतनी गुंजाइश है, बाकी सब अपने को करना है। एंड इनफैक्ट ये जो स्कोर है बच्चे, सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो वो फिजिक्स ही है। जैसे यही 99 परसेंटाइल का स्कोर आप केमिस्ट्री का देखेंगे तो 68 है, और यही मैथ्स का 49 है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि फिजिक्स रिलेटिवली आसान आता है। वहीं 98 परसेंटाइल 72 मार्क्स पे है, 97 67 मार्क्स पे है, 95 परसेंटाइल आप देखेंगे तो 60 और 97 67 पे है, 95 60 पे है। और वहीं 90 परसेंटाइल अगर हम लोग देखते हैं तो 47 मार्क्स पे है। ठीक है, तो अब जैसे ये इतने 25 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, और अगर हम इवन 95 परसेंटाइल प्लस स्कोर भी सोचते हैं तो वी नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक। अपने को अपना सब्जेक्ट जानकर उस सब्जेक्ट के बेसिस पे हम कितना कर सकते हैं ये अपने को पता होना चाहिए, राइट। और आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनके भी हम जवाब देंगे। तो उसमें भी हम देख रहे थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन यही आए हैं कि अगर तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस नहीं बन रहा है तो फिर क्या करना सही रहेगा। ये कम से कम 8-10 बच्चों ने पूछा है, मतलब 8-10 बार ये सवाल आया है एक इसी तरह का। तो देखिए अब फिजिक्स में ये स्कोर क्यों आज जा रहे हैं इतने ऊपर, क्योंकि फिजिक्स का मेंस का पेपर रिलेटिवली आसान आ रहा है बच्चे। ठीक है, उसमें केमिस्ट्री जैसा ऐसा भी नहीं है कि आपको 4-4 एनसीईआरटी एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए, या इतने सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। रटी हुई भी चाहिए, अप्लाई भी करते आना है। फिजिक्स में ऐसा है कि आपको फॉर्मूले याद हो, कॉन्सेप्ट्स हो, पीवाईक्यू हो, और कैलकुलेशन भी बेसिक ही आ रहे हैं। बहुत कम सवाल होते हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। तो इस कारण से फिजिक्स के स्कोर ज़्यादा है। तो मैं बस पहले 5 मिनट में आपको फिजिक्स की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि अब हम 11th का रिवीजन कैसे करें। इसमें हमने 24 तक का 2024 तक के सारे फिजिक्स के पेपर्स को एनालाइज किया, राइट फ्रॉम 2002 जब से जेई मेन हो रही है। पहले AIEEE नाम से होती थी, 2013 ऑनवर्ड्स ये जेई मेन नाम से होती है। तो ये जब शीट आपके पास आएगी बच्चे, तो इसमें 11th क्लास के यूनिट डायमेंशन से लेकर रोटेशनल मोशन तक का जो एक बड़ा चैप्टर का हिस्सा हो जाता है। बाकी आगे के चैप्टर्स के आपको भेजते रहेंगे अब हर वीक में 1-1, 2-2 चैप्टर्स की, पर यूनिट डायमेंशन से लेकर रोटेशनल डायनामिक्स तक का एक पूरा एनालिसिस किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखकर, और वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है उसको देखकर, और उसमें किस लेवल की कैलकुलेशन है वो सब ध्यान से देखते हुए। तो आपको जान के आश्चर्य होगा बच्चे कि फिजिक्स की प्रिपरेशन आप लॉजिकली बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग जैसे मान लीजिए मैंने जो चैप्टर्स के नाम लिए यूनिट डायमेंशन से लेकर रोटेशनल मोशन तक, इसमें आपको सबसे कठिन चैप्टर कौन सा लगता है? रोटेशन। ठीक है, तो हम उसी से बात कर लेते हैं। तो रोटेशनल मोशन चैप्टर को टोटल ऐसे 11-12 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया, और आपको जान के आश्चर्य होगा 11-12 टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा यानी जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल 158 क्वेश्चन है रोटेशन के। कितने क्वेश्चन है बच्चे? 158 2024 तक के 136 पेपर्स में। तो 136 पेपर में 158 क्वेश्चन है, मतलब पर पेपर एक सवाल से तो ज़्यादा हो गया, मतलब राइट। आपको आश्चर्य होगा इन 158 क्वेश्चंस में से 32.3% क्वेश्चन, 32.3% का मतलब क्या हो गया बच्चे? 1/3, यानी हर 3 में से एक सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक से है। मतलब उस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिपेयर कर ले बच्चे हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अब अगर मान लो मैं आपको बिना ये बताए आपसे पूछता कि आपको सबसे कठिन चैप्टर कौन सा लगता है, तो आपने उत्तर दिया कौन सा लगता है? रोटेशन। और अगर मैं आपसे रोटेशन में पूछता
कि रोटेशन में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको काफ़ी कठिन लगते हैं? हाँ, तो आप कहते हैं कंबाइंड मोशन जब आ जाता है, जिसमें ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों आ जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाती है, टॉपलिंग आ जाता है। हाँ या ना बच्चे? ऐसे सवाल देख के से थोड़े घबरा जाते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, टॉपलिंग का सवाल देख के अपने ही दिमाग टॉपल कर जाता है वहाँ पे कई बार, है ना, वो सवाल पढ़ते पढ़ते ही। तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो जिन टॉपिक्स की आपने बात की, एंगुलर इम्पल्स, रोटेशनल कोलिजन कि एक पार्टिकल आके रॉड से टकरा रहा है, रॉड से टकरा रही है, ऐसे सवाल आते हैं तो वी फील डिफिकल्ट ना। इंटरेस्टिंगली 158 क्वेश्चन में से इन टॉपिक्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। यानी परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हुआ बच्चे? वो 1.3% है बेटा, 1.3%। तो यूजुअली क्या होता क्या है बच्चे, हम लोग चैप्टर को टैग कर देते हैं कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, जबकि एग्जाम वाले उस चैप्टर में भी बनते कोशिश, मतलब आपके मददगार लोग हैं, आपके दुश्मन नहीं है। पहले तो अपने को ये समझना है, वो चाहते हैं कि तुम स्कोर करो, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब जैसे अगर आपको ये फैक्ट पता होता तो कोई बच्चा रोटेशनल मोशन पूरा प्रिपेयर ना करे लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो प्रिपेयर कर सकता है। वो तो प्योर मैथ्स का टॉपिक है बच्चों, उसमें सच फिजिक्स का तो कुछ बहुत ज़्यादा काम है ही नहीं, फॉर्मूले हैं, थ्योरम्स हैं, यानी एकदम मैथ्स जैसा चलता है वो टॉपिक। तो हम उसके अगर 100-150 सवाल कर लें तो हमारे 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 158 इज अ गुड सैंपल स्पेस, राइट। तो हमारी 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हम रोटेशन का सवाल भी अपने पेपर में सही कर आ जाएंगे। फिर 2 टॉपिक जिससे और पूछे गए हैं बेटा, तो उसमें सेकंड नंबर पे जो टॉपिक है, सेकंड और थर्ड में मिला लूं, उन दोनों का वेटेज मिला के नियरली 26% है। तो वो टॉपिक है बच्चे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्ट केसेस। डायरेक्ट केसेस मतलब कैसे? आपने देखे होंगे पर्सन डिस्क पे घूमने लगा, डिस्क उल्टा घूमने लगी, और इस तरह के केसेस, यानी एकदम डायरेक्ट। उसको भी हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्ट केसेस, और एक मिक्स कॉन्सेप्ट्स की जिसमें थोड़े और चैप्टर्स के अपने को क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, और एकदम डायरेक्ट वाले भी होते हैं, I1 ω1 = I2 ω2 टाइप के। ऐसे केसेस इंटरेस्टिंगली 15% सवालों में है। कितने परसेंट में बच्चे? विच इज इजी टू प्रिपेयर, राइट। सिमिलरली तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन जाते हैं बेटा, कई बार पूछे। वो 13% केसेस वही है जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले कॉपी में लिखाए जाते हैं, 3 स्टार लगवाए जाते हैं कि ये 10 फॉर्मूला तो लर्न कर ही लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कंजर्वेशन, तो आप ऐसा हर चैप्टर में देखेंगे तो हर चैप्टर में आप पाओगे कि कोई भी चैप्टर आपको कठिन नहीं लगेगा। फिर आपको बस प्रिपरेशन करते समय ये ध्यान देना है कि अपने को कौन सी चीज़ें करनी है ज़्यादा और कौन सी चीज़ें नहीं बन रही है, तो उनको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देना है। अब जैसे कोई बच्चा अननेसेसरी रोटेशनल कोलिजन लेकर बैठ जाए और वो उसकी 4 किताबें लाइब्रेरी में से ढूंढे कि मैं संगेज भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, और एट द एंड एग्जाम में 158 प्रॉब्लम में उसमें से आई कितने, मान लो 2, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आप बोलोगे लेकिन सर अगर मान लो मुझे 99 परसेंटाइल लाना हो, 99.9 फिजिक्स में, तब तो मार्जिन ही नहीं है, वो 2 में से ही आ गया तो। हाँ, तो बच्चे उसको ऐसा समझो कि अगर हम 99.9 प्लस वाले होंगे ना बेटा, तो हमको रोटेशन टफ नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमें रोटेशन टफ भी नहीं लगेगा जिसको हमें टफ लगता है। तो डोंट वरी, इसको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग कोई कम है, हमको जहां हम हैं बच्चे वहां से बेहतर करना है। कंपैरिजन सबसे बड़ा नुकसान है बेटा। आज अगर मान लो कोई इंसान ये सोचने लगे, मान लो मैं ही सोचने लगूँ कि क्या यार इतना 21 साल काम किया लेकिन अपनी नेटवर्थ तो जो है वो इंदौर के जो सबसे अमीर है विनोद अग्रवाल जी, उनसे तो बहुत कम है। वो तो अपने जितना IIT पढ़े भी नहीं है और मतलब IIT का पढ़ा भी नहीं रहे और इतने पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन उनकी 6000 करोड़ की नेटवर्थ है। 10,000 हो गए, तो 10,000 हो गई अब तो, गग सर बता रहे हैं।
तो अब हमें सोचे कि इंदौर के जो सबसे अमीर हैं विनोद अग्रवाल जी, उनके मुकाबले तो नेटवर्थ अपनी बहुत कम है, क्या 21 साल काम कर गए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। आई चोज व्हाट आई लव टू डू, और मैं वो कर रहा हूं और उसमें मैं खुश हूं, और उससे मुझे हर तरह का रिवॉर्ड मिला। यही होता है। अच्छा, विनोद अग्रवाल जी कभी मान लो मुकेश अंबानी जी को देख के ये सोचने लगे तो, और मुकेश अंबानी जी एलोन मस्क को देख ले तो पॉइंट वही है बच्चे, हर एक के लिए ऊपर कोई है। और एलन मस्क भी बोलेगा कि मेरी नेटवर्थ तो इतने जो भी 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है, गर्ग सर बता रहे थे 500 बिलियन, 0.5 ट्रिलियन तक वो पहुंच गया डॉलर्स में। अब वो सोचने लगे कि ब्रूनेई के सुल्तान से कंपेयर कर ले तो ये कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है बच्चे, ये कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है। ठीक है, आप अपने प्रिपरेशन को अगले 100 दिन कंपेयर कर करके देखना चाहते हो, या जो आप स्कोर कर रहे हो आप उसको बढ़ाना चाहते हो? तो मुझे लगता है सभी बच्चे यही बोलेंगे तो एटलीस्ट यही कि जो मैं कर रहा हूं उससे मैं बेहतर होना चाहता हूं। और उससे बेहतर होने में बच्चे आप सिलेक्टिव प्रिपरेशन करके बेहतर हो सकते हैं। आप अगर हर चैप्टर में इन शीट्स को ध्यान से देखेंगे जो हम आपसे शेयर करते रहेंगे, 8-10 चैप्टर की ये है तो 8-10 चैप्टर प्रिपेयर करने में आपको टाइम लग जाएगा अभी तो। उसी तरह से देखो ना बच्चे, एक छोटा सा चैप्टर है, अभी रोटेशन के कितने सवाल मैंने बताए, कितने आए हैं? ठीक है, अब आपको आश्चर्य होगा, यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट से 132 प्रॉब्लम्स है। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जब आप लोग 11th के रिवीजन की सोचते हो तो क्या आपके रिमोटेस्ट ऑफ द थॉट में भी कभी आता है क्या कि यूनिट डायमेंशन रिवाइज करना चाहिए मुझे? तो अगर नहीं आता है तो अपन प्रिपरेशन में गलत है बच्चे, क्योंकि जिस चैप्टर को हम कठिन मानते हैं कि सर रोटेशन तो बनता ही, हमसे हर दूसरे दिन कोई बच्चा आके बोलता है, संजीत सर से भी बोलता ही होगा कि सर वो रोटेशन का क्या करूं, रोटेशन का क्या करूं। पूछना ये चाहिए कि सर यूनिट डायमेंशन का क्या करूं। 132 क्वेश्चन तो इसके भी आ रहे हैं, और मजे की बात उन 132 प्रॉब्लम्स में से 92 प्रॉब्लम्स सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं। मजे की बात, एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। अब बच्चे रोटेशन के सबसे इजी सवाल से भी इजी होता है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, मानते हो इस बात को? रोटेशन की स्पेलिंग से ज्यादा आसान होता है ये, सही है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आसान होता है। अब आप सोचो उस पे आए हैं क्वेश्चन 52 132 प्रॉब्लम्स में से, और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला जो गिनती के 3 एप्लीकेशंस हैं, कॉपी में लिखे हुए रहते हैं अपने, उन पे आए हैं 40 सवाल। और इसमें एक टॉपिक और प्रिपेयर कर लिया आपने, वो है प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर में प्रोपगेशन कैसे होता है। तो आप पाओगे आपका चैप्टर ही तैयार हो गया, पता है? क्योंकि इसमें जो कठिन प्रॉब्लम्स है ना, जिनमें डिफरेंशिएशन लगता है, एरर मेजरमेंट अप्रॉक्सीमेशन लगता है, डिफरेंशिएशन लगता है, सोचना पड़ता है, गलती कर सकते हैं, लीस्ट काउंट का ध्यान रखना पड़ता है। मजे की बात, वो सारे टॉपिक्स मिला के तो गिनती के 9 प्रॉब्लम्स आए हैं, मात्र कितने? 9। तो बच्चे इजी ही पूछते हैं वो, तो अपने पहले तो दिल में से ये वहम निकाल लीजिए कि पेपर टफ आता है, और दिल में अच्छे से बिठा लीजिए कि पेपर इजी आता है। हम अपनी ज़िंदगी को टफ बना लेते हैं, जो हमें करना है वो ना करके जो हमें नहीं करना है वो करते रहते हैं। तो इस कारण से हमारी ज़िंदगी क्या हो जाती है? टफ हो जाती है, सही है? तो ये शीट आपको दी जाएगी। बाकी ये फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स थी, तो इस तरह से आप हर चैप्टर को प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए। हम आपको 11-12 के सारे चैप्टर का ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस अगले कुछ दिनों में शेयर कर लेंगे। अगले 15 दिनों में 11-12 के सारे चैप्टर्स का हो जाएगा। बाकी गुड आफ्टरनून बच्चों, एंड पेरेंट्स साथ में जुड़े हैं, उन्हें भी वेरी गुड आफ्टरनून। सर ने फिजिक्स स्पेसिफिक कुछ बातें बोली, पहले कुछ जनरल बातें करते हैं। जैसे आप लोगों के पास, आई होप सबके पास शीट आ चुकी है ना, एक बार आप नज़र डाल लीजिए। सबसे पहले तो एक ओवरऑल पे नज़र डालेंगे। पेन है आपके पास? अभी भले ही ना करें,
पर एक प्रैक्टिकल वाले पे मार्क कर लो कि ये तो ला सकते हैं। आप छुपा भी सकते हो किसी को और ना बताना चाहो, लेकिन कम से कम आज के दिन, आज से 100 दिन बचे हैं, तो हम सच्चाई खुद से बोल लें कि 100 दिन में कोशिश करेंगे तो यहां तो पहुंचा जा सकता है। ये ओवरऑल पे होना चाहिए कि सर इस मार्क को अचीव कर सकते हैं। पिछले साल का कट ऑफ था एडवांस के लिए 93.11 परसेंटाइल। तो जो स्टूडेंट उस परसेंटाइल से ऊपर हैं उनके लिए, जो भी स्टूडेंट उस परसेंटाइल से ऊपर थे वो एडवांस अपीयर कर सकते थे लास्ट ईयर। और इस पेज को देने का एक बड़ा कारण है, ये पीडीएफ पे भी हो सकता था, पर अब हम चाहते हैं कि आप जहां भी पढ़ते हो अपने घर पे या घर से जब निकलते हो तो एक ऐसी जगह लगा रहे जहां ये हर बार आपको दिखे। अगले 100 जितने भी दिन मेंस अगली होगी तब तक ये हर रोज आपको दिखे। और आप ये ना भूलो कि हमने खुद ने डिसाइड किया था इतना लाना है, बेटा, है ना, डिस्कस करके नहीं होता ना। हमको ये खुद को पता रहे कि हमें लाना है, हमने खुद ने सोचा हुआ है। कोशिश करेंगे फर्स्ट में आ जाए, फर्स्ट में कुछ कमी रह जाए तो दूसरे के लिए कोशिश करेंगे सेकेंड अटेम्प्ट में। पर आज ही पता चल गया कि इस रेंज से नीचे नहीं लाना है। और प्लीज़, जैसे अभी सर ने भी कंपैरिजन बताया ना, तो हम हमेशा ये सोचते हैं आज हम ला रहे हैं 300 में से 50 नंबर, पर हमने मार्क करा 99.5। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ 2 साल से करे जा रहे हैं उसके लिए तो उसको एक प्रैक्टिकल मार्क तो लो कि सर ये पहले मेंस के लिए टारगेट हो सकता है। अगर आपको लगता है पहले मेंस में वो अचीव कर लिया, दूसरे के लिए कुछ करेंगे। जो अभी नहीं करना चाहते, थोड़ा सोच के करना चाहते हैं, वो घर जाकर सोच के लगे, लेकिन ये एक प्रॉपर जगह पर पेस्ट होनी चाहिए ये शीट। लेट योर पेरेंट्स सी, उन्हें भी लगना चाहिए कि कुछ टारगेट लेके चल रहा है बच्चा। तो पहला स्टेप तो आज के दिन ये लेना था हमें कि अब हम एक प्रैक्टिकल स्कोर पर आ चुके हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने से 99 मार्क किया हो, हम एवरेज पे चलते हैं क्योंकि लोएस्ट, कोई लोएस्ट मतलब सबसे टफेस्ट पेपर में 148 पे 99 परसेंटाइल आया था, सबसे टफेस्ट पेपर में। और सबसे ईजीएस्ट पेपर जो था उसमें 203 नंबर पे 99 परसेंटाइल आया है। और जो एवरेजिंग सारे पेपर्स की गई, जो फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन जनवरी और अप्रैल दोनों के मिला लिए जाए, आई थिंक 20 पेपर्स या कुछ ऐसे हुए होंगे, 22 कुछ पेपर्स हुए थे। उनके एवरेजिंग से पता चला है कि इट इज़ अराउंड 180, 170 ना लिखा है, 180 मान लें। सो वी हैव टू स्कोर 180 मार्क्स। अगर हमें 180 लाने हैं तो पहले तो कितना रिलीफ लगना चाहिए कि बार बार हम कैसे पागलों जैसे 300 के पीछे पड़े रहते हैं। अरे अगर पेपर शुरू करते से ये सोच लिया जाए कि 180 लाने हैं और वो इंडिया के टॉप 1% में खड़ा कर देगा, तो पहले ही डिसाइड हो जाए, जैसे सर ने कितना क्लियर कहा, आप रोटेशन के पीछे पड़े रहते हैं। 180 लाने के लिए तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वो कहाँ जरूरत है। तो इतना अननेसेसरी खुद के ऊपर ये डालना कि मेरे 20 चैप्टर रिवीजन के बचे हैं जिसमें ये चैप्टर तो इतने टफ हैं। 120 नंबर की लिबर्टी तो आपके पास ऐसी है कि 120 नंबर का आप कुछ भी मत करो, 180 ले आओ तो भी आप इंडिया के टॉप 1% में रहने वाले हैं। तो पहले तो खुश होना चाहिए इस पॉइंट पे कि वाह ये कितना आसान हो सकता है। अब दूसरा है कि कितने स्टूडेंट को ये समझ में आ गया कि उनका कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है। तो ये जिनको नहीं आया उनके लिए थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा कैसे हो सकता है। 1.25 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, समझ में नहीं आया कि हम नेचुरली किस में अच्छा कर लेते हैं। तो कोशिश करना कुछ दिनों में जल्दी समझ में आ जाए। अब उन तीनों में जो, जैसे देखो मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। आपको पता है मेंस का परसेंटाइल मेंस किस बेसिस पे मिलता है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट का पहला शिफ्ट हुआ, पहले दिन पेपर है, मान लो 20 जनवरी को पेपर है। कब है? 20 जनवरी को सुबह पेपर है। 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया। मान लेते हैं उसमें 2 स्टूडेंट से, एक के 180 नंबर आए, एक के 190 आए। किसकी रैंक अच्छी आएगी? नहीं। यही तो एक बड़ा पॉइंट है। 180 वाले की अच्छी आ सकती है अगर नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं, अगर उसने तीनों में से जो सब्जेक्ट टफ आया है उसमें उसने ज्यादा स्कोर कर लिया,
एडवांस में ऐसा नहीं होता, एडवांस में तीनों का सम ऐड किया जाता है और जो ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा रैंक। मेंस में जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ आया और उसमें जिसका स्कोर ज़्यादा है, मान लेते अभी हम 180 की बात करते हैं, दो बच्चे दोनों 180 लाए, लेकिन जिसने उन तीनों में से टफर सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर किया है तो उसका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस दिन कोई पेपर टफ आ जाए, कोई सब्जेक्ट टफ आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शायद ऐसा लग सकता है कि हमें फिजिक्स आसान आ रहा है, मैं कहूँगा आसान नहीं है, क्योंकि जितने टाइम में आप फिजिक्स के 20 करते हो उतने टाइम में मैथ्स के 10 होते हैं, तो टफनेस तो बराबर ही हुई। फिर आसान कहाँ हुआ? फिर फिजिक्स आसान थोड़ी हुआ। मतलब सभी में आपको जितने मैथ्स को करने में 10 क्वेश्चन लगते हैं उतने 20 फिजिक्स में लग रहे हैं। पर पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए मैथ्स कैलकुलेटिव ज्यादा आया तो मैथ्स का एक क्वेश्चन ज्यादा करना आपकी रैंक ज्यादा ऊपर ले जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, दोनों के 180 आए, है ना, और मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए उस साल सबसे टफेस्ट तीनों में से मैथ्स है, तो मैथ्स में पहले वाले के एक के आए 40 और एक के आए 70। इसमें पता है आपको परसेंटाइल का क्या अंतर आ सकता है? इतना ज्यादा आ सकता है, रैंक में कम से कम 10,000 का भी अंतर आ सकता है, दोनों सेम नंबर होने पर भी, क्योंकि वो तीनों के परसेंटाइल से फिर एक नई रैंक बनाते हैं कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पे तीनों से एक नया परसेंटाइल बन रहा है और उससे रैंक आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 2019 या 20 का एग्जांपल था। एक बच्चे के मैथ्स में 99.67 कुछ थे, 67 परसेंटाइल, मेरे पास आज भी मोबाइल पे रिजल्ट है उसका। फिजिक्स में भी इसी का राउंड था, केमिस्ट्री में थे 77 परसेंटाइल। पढ़ता ही नहीं था वो केमिस्ट्री, उसका खैर वो आज MIT में है, MIT से भी क्लियर हो चुका है, उसका गोल ही कुछ और था। पर उसके ओवरऑल मज़े की बात क्या लगता है, क्या हुआ होगा? 99.6 क्यों? हाँ, एक में 77 परसेंटाइल है, एक में 77 है और बच्चे में दो में 99.56 कुछ थे, लेकिन ओवरऑल 99। ऐसा कैसे हुआ होगा? तो कारण वही है कि उसने उन दो जो सब्जेक्ट ज़्यादा टफर साइड पे थे उसके उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा थे। तो हो सकता है उस साल केमिस्ट्री उसके सेशन में केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी होगा, तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं क्योंकि उसने दो टफ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्कोर कर लिया। तो अगला होना चाहिए कि अब हम तीनों सब्जेक्ट पे डिसाइड कर लें कि जैसे अगर जो भी आपने मार्क्स सोचे हों उसमें मैं किस सब्जेक्ट में कितने स्कोर पे जाऊंगा कि तीनों का सम उतना आ जाए। ये आप कोई ज़रूरी नहीं अभी एक्टिविटी करें, लेकिन ये आप ज़रूर करके रख लें कि फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, मैथ्स में इतने, सच दैट जो सम हमने सोचा है वो आ जाए बस। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर मान लेते हैं मैथ्स में मुझे 40 प्लस लाने हैं, 40 प्लस लाने हैं, तो 40 प्लस मतलब 10 क्वेश्चन। हर 10 क्वेश्चन तो आज एरिया आज ही पढ़ाया, 2 दिन में हो गया, और एक क्वेश्चन पक्का आता है इसका। आधे तो मैंने फॉर्मूले भी बता दिए और आधा वो ग्राफ बनाने पर है। डी पढ़ा दूंगा सेम जो दूसरी बैचेस, जैसे प्लैंक के अलावा बाकी बैचेस पढ़ाता हूँ, तो मैं जो प्लैंक के स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम कुछ चैप्टर्स अभी से डिसाइड कर ले कि उन क्वेश्चन उन चैप्टर्स पे तो 10 से हम 15 की प्रिपरेशन करके जाएंगे। अगर 10 कर लेंगे, अब एवरेज देखो 49 मार्क्स पे 99 है ना। और कोई ज़रूरी नहीं मैथ्स में 99 लाने पे ओवरऑल 99 आएंगे, पर हाँ ऑब्वियसली जो टफर सब्जेक्ट होता है उसमें 99 ले आओगे तो ओवरऑल लाना कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो मैथ्स में अगर मैथ्स में 40 नंबर लाने या 50 नंबर लाने हैं, हम 48 मान लेते, 12 क्वेश्चन सही करना है ना। तो 12 क्वेश्चंस के चैप्टर्स तो हम अभी लिख सकते हैं, 2-3 वेक्टर्स और 3D लिख लो जिसको लिखना हो। 12th के चैप्टर्स ऐसे हैं जो अभी कुछ समय पहले आपने पढ़े होंगे और वो चैप्टर्स पे ही आपके 12 क्वेश्चंस, कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स बता रहा हूं। वेक्टर्स इन 3D पे हम 3 क्वेश्चंस हैं हमारे, एक एरिया पे है, एक DE पर है, एक इंडेफिनिट पर है।
2 से 3 मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट्स पर है। ये थोड़े कंपैरेटिवली इजियर नंबर्स है। जैसे टफर तरफ कौन से जाएंगे? कॉम्प्लेक्स। कारण बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। आप कॉम्प्लेक्स के जब क्वेश्चन देखोगे, आप पीवाईक्यू देखोगे, तो आपको ये लगेगा कि हर क्वेश्चन में कुछ नया है। दूसरा कौन सा था अभी? डेफिनेट। डेफिनेट के पीवाईक्यू में हमें एक्सट्रीम वेरिएशन मिला है ना। फिर इसमें हम पैराबोला जोड़ सकते हैं, जिसमें बहुत कॉमन, क्योंकि उन्होंने तो अब टैंजेंट नॉर्मली हटा दिया सिलेबस से। तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में सिर्फ क्या आएगा पता है? वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इन पे क्वेश्चंस, क्योंकि टैंजेंट नॉर्मल्स सिलेबस से हटा दिए। ये हो गए 12 क्वेश्चंस। अब आप सोचो कितने चैप्टर्स पढ़ना है, पर हम पूरी तरह इन पे रिलाई नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ बहुत टफ आ जाए, तो हम इनमें कुछ चैप्टर्स ऐड, जैसे कौन से चैप्टर्स पे सबसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? प्रोग्रेशंस हो गया, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हो गया, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। इन पे क्वेश्चंस थोड़े बेहतर, बाइनोमियल हो गया, इन पे कुछ क्वेश्चंस बेहतर साइड पर है। तो 12th के पोर्शन पे मैंने जितना भी देखा है, 12th का पोर्शन क्योंकि हमारे रीसेंट टच में भी है, तो मुझे लगता है उस पे क्वेश्चंस कुछ ईजियर साइड पर है, या हमें लग सकते हैं। तो बार बार जैसे उस क्वेश्चन के जो आप लोगों ने पूछे कि 11th का रिवीजन कैसे करना है, ऑब्वियसली करना चाहिए, लेकिन डोंट गेट ऑब्सेस्ड कि वही करने से आपके मार्क्स आ सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा ऐसा ना हो। आप पहले ये तो सोचो कि क्या 12th के सारे टॉपिक्स उतने थ्रू हो चुके हैं कि अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे मैंने पिछली बार भी कहा है ना, कभी कभी ये थोड़ा सा मौका मिलता है कि सुबह सुबह प्रेमानंद जी महाराज को सुनने का मौका मिलता है, तो कुछ लोग बड़े क्वेश्चंस उनसे ऐसे पूछते हैं, बहुत बहुत ज्ञानी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, क्या तुम नाम जप करते हो क्या पहले? तो इतने ज्ञान वाले क्वेश्चन पूछते हो ऐसे कि ये, पर पहले सबसे बेसिक काम कर रहे हो क्या? तो सबसे बेसिक काम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद करना। क्या वो हो रहा है क्या? अरे वो नहीं हो रहा तो फिर कौन से, जैसे आप रोटेशन पे ऑब्सेस्ड हो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑब्सेस्ड हो, आप इक्विलिब्रियम से, केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम से ऑब्सेस्ड हो, सर वो बहुत टफ है। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी वो याद नहीं सर, पर आयोनिक इक्विलिब्रियम की बहुत बात करना है, ऐसा नहीं होता है। प्लीज़, इन सेशंस का पर्पस सिर्फ एक ही है, आप ये रियलाइज कर लो कि जो जेई निकलती है ना, वो बहुत एलिमेंट्री, बहुत छोटी चीज़ों को करते रहने से निकल जाती है। हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कभी नहीं रहे, पर आखिरी में उन्होंने एक्सेप्शनली अच्छा कर लिया, क्योंकि वो बार बार वो क्या करते थे, जो हम बोलते थे ना, बोलते थे सर हम वो बस वो फॉलो कर लेते थे। तो कोई ऐसी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इतने बैकलॉग्स हैं। आप बहुत समझदारी से, जैसे अभी एक रिवीजन प्लानर भी मिलेगा आप लोगों को। दूसरा जो असाइनमेंट आज के लिए होगा कि हम घर जाकर उसको बहुत शांति से उस प्लानर में भरें कि हमारे किस चैप्टर की स्थिति आज की डेट में क्या है, और रोज सुबह उठकर उस प्लानर को देखेंगे कि उसमें कितने टिक्स बचे हैं या और कितने टिक बढ़ गए। अच्छा, आपसे कोई आज पूछे कि आपकी क्या प्रिपरेशन किस लेवल की है, कौन कौन जानता है? कोई पैरामीटर क्या है? जैसे जानते हो तो क्या जानते हो? हाँ, तो वो क्या है? जैसे क्वांटिफिकेशन क्या है? जैसे हमने आपको कितना पढ़ा दिया, तो हम चैप्टर्स बता देते, इतने चैप्टर्स पढ़ा दिए, इतने लेक्चर्स हो गए, इतने घंटों का डीसीएस लग गया, इतने डिस्कशंस हो गए, ये हो गया। हम ये क्वांटिफिकेशन दे सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन कितनी है तो आपको ये कैसे पता चलेगा? किसी भी सब्जेक्ट में मॉड्यूल के क्वेश्चंस कितने कर लिए, कितने पीवाईक्यू कर लिए, कितनी बार कॉपी रिवाइज कर लिए, एनसीईआरटी कितनी बार रिवाइज कर लिए, केमिस्ट्री के लिए बात करें तो कितनी नेम रिएक्शंस लिख कर देख लिए, कितनी बार ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लिख कर देख लिए। प्लीज़, अब समय इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है कि अब बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी बड़ी बड़ी बातें। प्लीज़, यहाँ से जाने के बाद ये ध्यान रखना कि हम बहुत, आप समझ तो चुके हो ना जेई प्रिपरेशन कैसी,
ये सबको अंदर तक समझ में आ गया है कि आज भी आपको ये समझ में नहीं आया कि जेई प्रिपरेशन कैसी है। तो जेई प्रिपरेशन एक्सट्रीम कंसिस्टेंसी मांगती है। एक लाइन थी कि जो जेई है ना वो आपके टैलेंट को थोड़ी जज कर रही है, मेंस के लिए तो मैं सीधे कहता हूँ वो आपकी कंसिस्टेंसी ही देखती है। काउंट ऑन मी, अगर आप तीनों सब्जेक्ट के सारे PYQ 2-2 बार करके चले जाओ और फिर हमसे आके बोलना कि सर कितने क्वेश्चंस नहीं बने। हम ये नहीं कहते सब बन जाएंगे, पर इतना श्योर है कि आप जो मार्क अभी लगाया है आपने वो आपके लिए लाना बहुत आसान है। मुझे याद है 2022 में एक ड्रॉपर थी, वो उसने कहा कि सर मैं 2021 में जब मैं फिज़िक्स पढ़ा था मैंने, तो क्या पता कहाँ से आई होगी, मुझे नहीं पता, किसी जगह पढ़ दी थी, तो बोल रही थी मुझे नहीं आता था। 22 में जब यहाँ पे रही, उसने कहा जब मैंने फिज़िक्स का पेपर उठाया, और कभी भी ऐसा नहीं था कि वो बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म करती थी, पर जब फिजिक्स का पेपर उठाया उसने बोला सर मैं 22वें क्वेश्चन पे रुकी हूँ पहली बार, 22वें क्वेश्चन तक मैंने लगातार पूरे 22 सही किए। आज वो IIT में है, कुछ भी नहीं, चुपचाप शांति से। कभी उसने ये नहीं बोला कि सर मेरे ये चैप्टर्स का बैकलॉग है, मैं तो बस उसने ये कहा कि सर आप लोग कुछ बताते थे कि इतने समय तक पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, वो करती रहती थी। कितना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इस समय पे अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकाल कर एक चीज़ रखना है कि अब आखिरी के 100 दिनों में एक टारगेट हमने डिसाइड किया है, उस टारगेट के लिए तीनों सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लाने हैं ये हमने डिसाइड कर लिया। अभी ना किया हो तो घर जाके एटलीस्ट सब लोग कर लें, ये एक जगह लगा रहे और सुबह शाम उसको रोज जब भी हमारे पास घर से उस डोर के बाहर से निकलते हुए उसको देखना है कि अच्छा इसके लिए कोशिश करनी है। अच्छा जिन्होंने भी मार्क किया उतने पे वो खुश रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं मार्क किया होगा ना कि यार ये भी आ जाएगा तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा, उतने पे खुश रहोगे, है ना। और प्लीज़ फिर से हमने अभी बात की थी कि हम ऐसी स्थिति ना ले आए कि सबने 99.9 पे लगा दिया हो, ऐसा नहीं है, ऐसा प्लीज़ ऐसा नहीं है। हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो बहुत एक्सेप्शनल रैंक या बहुत एवरेज रैंक के साथ कहीं पहुँचे हैं, पर आज हम उनसे कितनों से ऐसे बात करते हैं। अभी एक से बात हुई, उसकी मास्टर कार्ड में उसका लगा, और वो मुझे लगता है मेंस में 95-94 परसेंटाइल कुछ रहे होंगे उस समय, पर हाँ सिंसियर थी, बहुत सिंसियरली पढ़ाई करती थी, आज अच्छी जगह पर है। तो ऐसा थोड़ी सिर्फ 99 वाले कहीं पहुंच पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना होगा कि मेरी कैपेबिलिटीज़ इतनी हैं, इसलिए इतने मार्क्स लाने पे मैं खुश रहूँगी और फिर इतने लाने की कोशिश करनी है। आई होप ये सबको क्लियर है कि हम कितने मार्क्स के लिए कोशिश करने वाले आगे, है ना। ये सभी सब्जेक्ट के लिए इसमें लिखा है, तो आपको पहले तो ये समझना होगा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, ताकि आपके टोटल में उस सब्जेक्ट के मार्क्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, है ना। वो किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री, किसी का मैथ्स हो सकता है, क्या हो भी सकता है, ठीक है, तो मैथ्स भी ले लेना अगर लगे तो, ठीक है। अब कुछ जैसे मैथ्स पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखवा दिए आपको, जिसमें जो जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना तो पड़ेगा, टफ है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना एरिया थोड़ी हो सकता, उसके बिना डी सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसलिए वो करना तो है। तो ऐसा नहीं हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो बोर्ड्स में भी आएगा अभी हमारे, पर उसके क्वेश्चन को हम श्योरली वहां अटेम्प्ट कर लेंगे, इसके चांसेस हम कम मान के चल रहे हैं। वो B-A/2 वाला आ गया तो सीधे लगा देंगे, हो सकता है ये भी हमारी किस्मत में रहे, पर ऐसा ना भी आया तो भी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके क्वेश्चन बन जाएगा, तो वो बोनस है हमारे लिए, वो हम एक एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करके आए, ठीक है। तो और 1-2 चैप्टर अगर हमें उसमें ऐड करना हो तो हम लिमिट्स ऐड कर लें, क्योंकि लिमिट्स का क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, मैं हमेशा कहा था कहीं ना कहीं वो हो सकता है हॉस्पिटल पे आ जाए, हमारे लिए थोड़ा आसान हो सकता है वो शायद, है ना, या रीमन सम लिमिट एज अ सम पर आ जाए, तो शायद हम उसके क्वेश्चन को थोड़ा कंपैरेटिवली इजी मान सकते हैं। और आपका ये जो सब कुछ जितना भी अभी हमने बताया, इसका एक पहला लिटमस अगले महीने से जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है जेई शिखर, उसमें होना शुरू हो जाएगा। कमर कस लो सब अपनी, उस टेस्ट सीरीज में जो एवरेज स्कोर आया है ना बच्चों का पिछले 10 सालों में, ऑन एन एवरेज वही परफॉर्मेंस उनका जेई में आता है।
तो जैसा आप उस टेस्ट सीरीज के 16 पेपर, 16 से 17 जो भी पेपर्स होंगे, उन पेपर्स में जो करोगे वो एवरेज स्कोर आपको फाइनली वहां मिल जाता है। जल्दी उसका शेड्यूल लग जाएगा आपको, है ना। और उसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पूरे इंडिया से होते हैं, 6-7 हज़ार स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उस टेस्ट सीरीज में, तो डोमेन भी थोड़ा बड़ा होता है आपके लिए। तो अभी से ये प्लान करना शुरू कर दो। जैसे मोस्ट प्रोबेबली पहली डेट 21 नवंबर के अराउंड आएगी उसके एग्ज़ाम की, जो जेईई टेस्ट सीरीज की पहला पेपर होगा। तो जो आपने भी टारगेट लिखा है, आप ये कोशिश करना कि उसके आसपास हम दूसरे तीसरे पेपर तक पहुंचने लग जाएं, है ना। तो क्या होता है, जब बिना टारगेट के करते हो तो आप उतने एफर्ट्स कहाँ डालते हो। जैसे चैलेंजर पेपर हुआ, जिन्होंने भी दिया या पिछले सालों में दिया, तो जब चैलेंजर था तो आपके एफर्ट्स बड़े थे, होता है ऐसा। तो जब कोई टारगेट होता है, बड़ा टारगेट होता है, तब आप थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करते हो। इसलिए हमने एक टारगेट आपको बना के दे दिया, है ना। अब कुछ इस पीरियड में, इस 100 दिन के पीरियड में हमें किन किन चीज़ों पे और ध्यान देना है। एक तो हमने कंसिस्टेंसी कही है। कितने स्टूडेंट्स अभी रोज के कुछ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं? कम है ये, है ना। फिर से आप अगर मान लेते हैं, किसी को ऐसा लगे कि किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, किसी कोई टॉपिक बहुत अच्छा नहीं, मान लेते किसी को ऐसा लगे कि मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा नहीं है, वो एक दिन सुबह उठे और रात को उसको कंप्लीट करे और फिर अगले दिन उस क्वेश्चंस के क्वेश्चन करके देखो, आपको लगेगा वो टॉपिक कभी डिफिकल्ट था ही नहीं। इसका मतलब इट्स ऑल अबाउट कि हमने अंदर से बना रखा था और हम उस पर कभी काम ही नहीं कर रहे थे, इसलिए वो टॉपिक हमारा इतना डिफिकल्ट, हमें इतना डिफिकल्ट लग रहा था। तो एक नियम अगले 100 दिनों के लिए, क्या आप एक बहुत छोटा सा नियम ले सकते हो कि 60 क्वेश्चंस करे बिना नहीं सोएंगे। आज से बना लो यार। अब वो समय गया जब दोस्त थोड़ा थोड़ा, हम किसी दिन जैसे कल संडे गया तो हमने थोड़ा अपना टाइम वेस्ट कर लिया होगा। अब तो प्लीज़ अपने आप से कहो कि नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है जो ये कहता है कि 60 क्वेश्चन करे बिना तो नहीं सोएंगे यार। इतना तो खुद से कह सकते हो। किस किस को लगता है कर लेगा वो? कर लोगे 60, इसको 70 तक भी लग सकता है। मतलब अगले 100 दिन में 7000 क्वेश्चन करना है, कर सकते हो। बिलीव मी, जिस दिन पेपर देने बैठोगे ना, बहुत बेहतर फील करोगे। तो एक कंसिस्टेंसी क्या लानी, रोज के 60 क्वेश्चंस, वो आप डिसाइड करोगे। वो प्लानर मिलेगा आपको, आप ही उसमें आप लिखोगे कि किस तारीख को किसके करोगे। दूसरी कंसिस्टेंसी, कितने स्टूडेंट्स ये कोशिश कर सकते हैं कि रोज 1 घंटा किसी न किसी चैप्टर का रिवीजन करना है। हाथ उठा, टाइम आप डिसाइड करो। ये प्लेज है आपकी, ध्यान रखना। हाथ उठाया मतलब ऐसा नहीं कि बस हाथ उठा दिया है। अच्छा, हमें क्या फ़ायदा इससे? कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद सोचना, अगर आप ये सब ना करो तो उस दिन तो आप ही सोचोगे काश कर लेते। हम कई बार बात करते हैं, कई बच्चे रात को बहुत लेट तक बैठ के पढ़ते रहते हैं, कोई नहीं देख रहा उनको, बहुत खुशी होती है। लेकिन आखिरी में रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब वो चीज़ रोज चले। कोई आपको ना देख रहा हो तब भी आप पढ़ाई कर। अगला एक प्लेज ये लेना चाहिए हमें अभी कि हफ्ते में कम से कम एक चैप्टर, कम से कम, ये मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, मुझे लगता है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, एक चैप्टर एनसीईआरटी से रिवाइज करना चाहिए केमिस्ट्री का। अभिदित्य सर साथ में बैठे हैं। अभिदित्य सर, करना चाहिए मुझे लगता है ऐसा, कि और बढ़ा सकते हैं इसको। एक बहुत है, और उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रखना चाहिए। तो ये एक मुझे लगता है ये अगली प्लेज ये लेना चाहिए आज के दिन के। यार 100 दिन बचे, 100 दिन के लिए तो खुद से अंदर से बोल सकते हैं कि नहीं, 100 दिन के लिए तो करके दिखा सकते हैं। इतना क्या करना है, एक चैप्टर। वो अभिदित्य सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक बार हम प्लानर बोर्ड पे लगा दें कि इस हफ्ते इसका, इस हफ्ते इसका, इस हफ्ते इसका, है ना।
तो शायद मुझे लगता है वो जब आप कुछ सोच के चलेंगे, बैठे कुछ सोच के चलेंगे ना, अच्छा ना सोचा, जैसे पिछले हफ्ते आपने एक एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ा नहीं, उसके पिछले नहीं, आज पता है कि अगले एक हफ्ते के लिए कर सकते हैं, तो शायद हो जाए। समझ पा रहे हैं? इसी की ज़रूरत है। बहुत साधारण स्टूडेंट में, साधारण का ये नहीं मतलब है कि वो कुछ नहीं करता, साधारण मतलब वो बहुत शांत रह के चुप रह के उनको जितना बताता उतना करते हैं। आज मैं उनको उनकी लाइफ में बहुत ऊपर देखता हूँ, और लाइफ में ऊपर होना ये सिर्फ इसका एक ही मतलब नहीं कि वो बहुत हाई पेड जॉब पर है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सेटिस्फाइड हैं, वो खुश हैं जो कर रहे हैं, और सिंसियर थे वो, ये ज़रूर था, सिंसियर थे। अगला एक मुश्किल प्लेज है, हाँ कोशिश करना पड़ेगी वो तो। अगले जब तक आप जितनी एग्ज़ाम्स दे रहे हो तब तक मोबाइल छोड़ दो। मतलब वो मोबाइल छोड़ने का मतलब आप जानते हो, मोबाइल छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ कीपैड ना हो। क्या होता है ना, जब तक हमारी जेबों में वो रहता है ना, आप खुद सोचो, अच्छा कल का दिन आप अपने आप से पूछो यहाँ से जाने के बाद आपने क्या किया हो। अच्छा आपको क्या लगता है क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं, विपिन सर हमसे पूछते हैं, और ये बात मतलब वो मोबाइल से नहीं, वो हमसे पूछते हैं, जो हम भी खुद से पूछते हैं कि हम आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर रहे हैं। तो आपको खुद से रोज पूछना चाहिए कि आज के दिन के लिए मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए क्या बेहतर किया है। कितने स्टूडेंट मानते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट तो कर देता है ना। मैं मेरी गुड़िया पे देखता हूँ, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वो एक किसी दिन मान लो कजिन के साथ है, उसके पास मोबाइल है, तो वो 2 घंटे तक कब मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं पता भी नहीं चल सकता। तो ज़्यादा अच्छा है कि हो ही ना हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप देखो एक तो पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो चुका है, थोड़ा थक गए, तो थकान का सब मिटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मोबाइल पे गेम या कुछ ऐसी चीज़ें कर लेना। बिलीव मी वो ना होना तो आप वापस पढ़ने बैठ जाओगे। आप सोच के देखो, यहाँ पर आपके पास मोबाइल नहीं रहता तो आप क्या करते हो, पढ़ने की कोशिश, ये तो चांसेस है ना। तो आप प्लीज़ अपनी तरफ से कोशिश करो। अब लास्ट के 100 डेज में तो ये चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, और बिलीव मी उस दिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जिस दिन हम रिजल्ट एंटर करके देखेंगे और सामने अच्छे परसेंटाइल होंगे। वो आंखों से आंसू निकलते हुए देखे हमने बच्चों के, उस समय इतने खुश रहते हैं वो, और फिर उल्टे आंसू भी हो सकते हैं, लेकिन पर वो तो फिर हमारा ही कर्म थे ऐसा कि हमने पढ़ाई नहीं करी इसलिए वो स्कोर आया। तो ये लेना चाहिए प्लेज हमें। 100 दिन के लिए तो कितना आसान है। तो ये जो जितनी चीज़ें, ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल बातें जो अभी करना चाहिए। ना करोगे तो ऐसा तो नहीं कि अच्छा, ऐसा भी नहीं है ना कि अगर अच्छे परसेंटाइल नहीं आए तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। जिसके ना आए अच्छा तो उसके साथ लाइफ में बुरा ही होगा क्या? नहीं। तो फिर क्यों अच्छे लाने चाहिए? क्योंकि हमने शुरुआत यही सोच के की थी, हमने यही सोच के शुरुआत की थी कि हमें यही करना है। अच्छा, जिन्होंने कॉमर्स लिया होगा उनके कहाँ अच्छे परसेंटाइल आएंगे? तो फिर मतलब उनके परसेंटाइल तो नहीं आएंगे, पर फिर भी वो हो सकता है, पर उन्होंने वो सोच के शुरुआत की थी इसलिए उनके लिए वो सही है। हमने ये सोच के शुरुआत की थी इसलिए हमारे लिए अच्छे लाना ही हमारे लिए सही है। तो इसलिए अगले 100 दिनों के लिए ये चीज़ हमें रखनी चाहिए अपने अंदर, है ना। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी का पार्ट होगा, एक हमारे डिसिप्लिन का पार्ट होना चाहिए कि रोज एक फिक्स समय पे उठना, फिक्स समय पे पढ़ाई करना, फिक्स समय पे सोना। कोई कर पाता है ये सब? बहुत बहुत रेयर है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करते होंगे बताओ। अच्छा, हम अपने फिक्स समय पे क्यों नहीं उठना चाहते, फिक्स समय पे क्यों नहीं सोना चाहते? जैसे हमने फिक्स समय पे क्लास क्यों रखी, आपने फिक्स समय पे उठना, सोना,
पढ़ना, ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर रखी? बहुत ध्यान से सोचना, क्योंकि आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना चाहते हो कई बार, क्योंकि वो आसान है ना। अरे 6 बजे उठना इज वेरी डिफिकल्ट ना। अरे 9 बजे उठना भी वेरी डिफिकल्ट अगर रोज 9 बजे उठना हो तो ना। तो इसलिए हमने क्या सोचा, जब चाहे तब उठ जाओ। तो ये तो आसान काम है। जैसे आपको लगता है नहीं हम रोज 7:30 बजे उठेंगे, अब रोज 7:30 बजे उठो, लेकिन रोज फिर फिक्स टाइम पे सोना, फिक्स टाइम पे उठना, उतने फिक्स आवर्स के लिए पढ़ना मिनिमम। तो 100 दिन के लिए कर सकते हैं। कोशिश करो ये कि हम नेक्स्ट 100 डेज के लिए अपने रूटीन को एक बहुत स्ट्रक्चर बना लें, क्योंकि डिसिप्लिन होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखो पहले भी मैंने कहा है कि हम कई लीजेंड्स को देखते हैं, है ना, और जिसमें हमने जो हम सबसे क्लोजली देख पाते हैं, लाइक विराट को देखते हैं जब हम, है ना, तो द लेवल ऑफ फिटनेस ही इज़ हैविंग ना, तो द रीज़न इज़, क्या कारण है? डिसिप्लिन। किस लेवल का डिसिप्लिन है? शायद कभी इंटरव्यू में आपने सुना हो, मैंने भी शायद आपको बताया था कि वो एक ही चीज़ सुबह शाम 6 महीने तक खाई, एक ही चीज़। वो ऐसे नहीं कि आइसक्रीम रोज सुबह शाम खाई, ऐसा नहीं है, पसंद वाले, ऐसा भी नहीं, जो बॉडी के लिए ज़रूरत थी वो, तब जाके हम वो लेवल ऑफ, चलो वो तो बहुत दूर है, किसी ध्रुव अरोरा तो इतनी क्लोज था, सुबह दोपहर शाम बस पता था कि इतनी बजे उठना है, इतने काम करना है, इस समय खेलना है 1 घंटे फुटबॉल, वो भी फिक्स था, वो भी फिक्स था, पर उसको पता था कि इतना काम रोज करना है। तो एक डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो जैसे जैसे आप खुद पाओगे कि आप एक बेहतर स्थिति में रोज जाते जाओगे, है ना। तो अब इन दिनों के लिए थोड़ा और लाइफ को डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है ना। स्ट्रैटेजी, इन 100 दिनों की स्ट्रैटेजी में, जैसे अभी सर ने सब्जेक्ट के बारे में बताया, मैथ्स में कुछ बताया, वैसे केमिस्ट्री के लिए हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी प्लानर में लिखे रहेंगे, प्लानर में हमने अराउंड 100 चैप्टर्स है, तीनों सब्जेक्ट, पर वो 100 नहीं है ना, वो तो हमने हर चैप्टर को थोड़ा और तोड़ दिया है। जैसे बेसिक, लॉग, ये कोई चैप्टर तो है ही नहीं हमारे, पर उसको भी मैंने लिखा है उसमें। तो अब मान के चले तीनों सब्जेक्ट में मिला के कुछ 60 से 63 चैप्टर्स हैं, है ना, 100 दिन है हमारे पास। तो इन 100 दिनों के लिए उनमें से अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हम 40 चैप्टर्स बहुत अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें कुछ चैप्टर्स मैंने अभी फिर मैथ्स में बता दिए, इसी सर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम बता देंगे, उन 40 चैप्टर्स पे ज़्यादा प्रायोरिटी पे काम किया जाए। और उन 40 चैप्टर्स को ही देखो आप पाओगे आप ये जो 180 का मार्क है वो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो, बहुत आसानी से। तो हमारी स्ट्रैटेजी अगले 100 दिनों की क्या होनी चाहिए, ये बनानी है। किसी को इसमें बनाने में हेल्प लगे कि सर हम नहीं सोच पा रहे क्या होनी चाहिए, है ना, तो वो हम हेल्प कर देंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, उन चैप्टर्स के लिए क्या करना है। तो क्या सबसे प्रायोरिटी पे कौन है, PYQ और नोट्स रिवीजन, PYQ और नोट्स रिवीजन, है ना। एक सेशन अभी इसके बाद और होगा जिसमें टेस्ट में हमें क्या क्या करना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे आज मैं 11th में या 12th में, मुझे याद नहीं किसी बैच में, कि टेस्ट के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। किसी क्वेश्चन को करते समय हमें क्या हम पहले से ऑप्शन देख लें। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमने अगर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और बाद में आंसर आने पे हमने देखा कि अगर हम ऑप्शन देख लेते तो पहले ही पता चल जाता कि ये तो सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसी क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा निकालना है और हम अल्फा भी निकाल रहे हैं, बीटा भी निकाल रहे हैं और गामा भी निकाल रहे हैं, जबकि उस क्वेश्चन में सीधे क्या मिल सकता था, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। तो ये होता है कई बार हम लोगों के साथ। तो टेस्ट पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, इस पर हम एक बार फिर से जल्दी ही सेशन रखना है ना। तो इसलिए मैं उस चीज़ को अलग से लूँगा। कितने स्टूडेंट्स थोड़े से ऐसा फील कर रहे हैं कि उतना अच्छा तो नहीं चल रहा है, अननेसेसरी मजाक उठाना, थोड़ा अगर लग रहा हो तो ठीक है। तो अब इस समय एक बहुत बड़ा जो हमारे साथ बच्चों से बोलते हैं कॉन्फिडेंस, तो
इस समय तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो आप, अंडर मत रहना कि यार अब तो कुछ नहीं होगा। ये सबसे बुरी एक सिचुएशन है। जिस स्टूडेंट को अभी ये लगने लगे कि यार अब तो बहुत मुश्किल है, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, वो और बुरी स्थिति में चला जाता है फिर। जैसे क्या इस परसेंटाइल वाले रिपोर्ट को देख के नहीं लगा कि पॉजिटिव हो सकते हैं आज भी, अभी भी ऐसा है, इतनी मुश्किल नहीं है। 99 हटाओ, छोड़ो, हम तो बात करते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ पे 112 नंबर पे। 112 मेरा एक सब्जेक्ट तो इतना अच्छा है कि 60 तो उसमें ही ले आऊंगा, 60 50 और लाने हैं, 200 में से 50। अरे सर, ये तो बहुत आसान काम है। मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई कहलाऊंगा अगर मैं 112 नंबर ले आता हूं तो 200 में से 50 नंबर और लाने। अगर एक सब्जेक्ट किसी का अच्छा हो तो वो ये सोचना बंद कर दो, जिसने इतने सारे स्टूडेंट जिन्होंने हाथ उठाए, मुझे लगता है वही प्रॉब्लम वही है कि हमें हमेशा कंपैरिजन 300 से ही कैलकुलेट करना है। अरे 112 से करके देखो। अच्छा, आप सोचो कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं 112 तो नहीं ला पाऊंगा। देखो अब तो हाथ ही नहीं उठ रहे, 112 लाना तो मुश्किल है ही नहीं। वो प्रॉब्लम हर बार एक ही चीज़ की है कि हमारा हमेशा फिगर कैलकुलेट होता है 300 से। जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगी, कॉलेज में जाओगे, तब आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि आपको कितने मार्क्स आए। अब एक स्टूडेंट GSITS पहुंचा, वो इतना ज़्यादा खुश था कि सर आप लोगों ने भी इतना ऐसा बना दिया, मैं कैसा था ये। जब वही पहले था ना वो स्टूडेंट, जब पढ़ रहा था, तब उसने कभी GSITS के बारे में सोचा भी नहीं था। और अब वो इतना खुश है क्योंकि उसने जब वो असली देखी दुनिया वहाँ जाके, आप भी जाके देखना कैसे, आपको लगे कितना ज़बरदस्त है। तो पॉइंट वही है कि हम बार बार वो अपने आप को 99 की रेंज में चेक करते हैं, तो हमें हमेशा वो लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, है ना। कोशिश उसी की रखनी है, ये मना नहीं है, लेकिन हर कोई 1% में आ जाए ऐसा भी नहीं है। इसलिए हम उस प्रेशर में न रहें। मुझे लगता है हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। फिर और कुछ पॉइंट्स आपको गर्ग सर ने काफ़ी सारी डिटेल्स बता ही दी हैं। तो बच्चों काफ़ी चीज़ें हैं। देखो सर जब बता रहे थे तो पॉइंट वही है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम, जैसे मान लीजिए इस फिगर में आप देखिए 99 परसेंटाइल तक भी आपको पहुंचना है, आप उस स्कोर को देखिए ध्यान से। तो अगर तीनों सब्जेक्ट का 99, 99, 99 के एवरेज का सम करेंगे तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा है ना। तीनों में ऐसे कुछ हो रहा है, तीनों में 99 तो 99.5 भाई। और अगर तीनों में अगर आप 99 ले आए तो ओवरऑल 99.5 से भी ऊपर हो जाता है। इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट एक जैसा परफॉर्म करने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। बाकी पैटर्न के बारे में आपको चीज़ें बता ही दी। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। बस इतना है बच्चे कि उन्हें अपने को फॉलो करना है उन आंसर्स को। कुछ क्वेश्चंस है जैसे व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन इन दीज डेज दैट कैन मेक एन इम्पैक्ट एट एग्ज़ाम डे। ओके बच्चे, पूरे समय पढ़ाई करनी और कुछ नहीं है ना। एग्ज़ाम दिन पे एक ही चीज़ इम्पैक्ट करती है कि तुमको कितना आता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कोई इम्पैक्ट नहीं करती। तो अभी जैसे अपने को क्या होना चाहिए, तो 12th की 1-2 बैच में तो पढ़ाते हुए मैंने कहा ही था, ड्रॉपर्स में कहा, आप अपने हिसाब से भी देखना। आप घर से यहाँ आ रहे हो तो आप कैसे आते होगे, खुद से आते होगे पैदल, पेरेंट्स छोड़ने आते होंगे, ठीक है, पब्लिक कन्वेंस से आते होंगे, कैटलाइजर की कन्वेंस से आते होंगे। वो जो 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और कुछ बच्चों को तो इससे भी ज़्यादा लगता है आने में। आपको नहीं लगता कि वो 20 मिनट में अपन एक चैप्टर के पूरे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं? आराम से हो सकता है। आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कीजिए, आप फिजिक्स का मुझे कोई भी चैप्टर बोलेंगे तो मैं अब भी उसके बोलना शुरू कर दूंगा। आप मुझे बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैं स्टार्ट करूंगा कि फ्लूइड को एक बॉडी की तरह लेते हैं। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी है। मास हम ऐसे निकालते हैं। फिर आप कैसे इसमें और डीप में शॉर्ट नोट्स में लिखते जाएंगे कि अगर
अलग अलग डेंसिटी के इक्वल मास मिक्स किए तो ये फॉर्मूला होता है, अलग अलग डेंसिटी के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए तो ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ऐसे कर करके आप शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए हैं, आप पाएंगे अगर आप ऐसा लगातार बोलते रहेंगे ना एक मोनोलॉग जैसा, तो आपको लगेगा कि 10 मिनट के अंदर कितना भी बड़ा चैप्टर हो उसके सारे फॉर्मूले रिवाइज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त, क्या हमारे पास एक साथ ये फॉर्मूले लिखे हुए भी हैं खुद के? कितने बच्चों के हैं? ओके, ठीक है, अपने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। अब तो फिजिक्स का आपको थ्योरी मॉड्यूल भी है, तो एक साथ आपके पास लिखे हुए भी हैं। अब आप ऐसा सोचो कि उस मॉड्यूल में से आपने रिवाइज किया, चैप्टर पकड़ा, और घर से यहाँ तक आते आते आपने अपने ब्रेन में, माइंड में ये सब फॉर्मूले बोलना शुरू किए, और यहाँ पे आके एक बार चेक करो कि उनमें से आपको कौन कौन से फॉर्मूले ऐसे थे जो मॉड्यूल में लिखे थे और आपको याद नहीं आए। अगर मान लीजिए 100 चीज़ें भी लिखी हुई थी, तो मज़े की बात आप पाओगे कि हो सकता है 100 में से 60 चीज़ें तो हमें वैसे भी याद आ जाती हैं, 70 चीज़ें याद आ जाती हैं। जो 30 याद नहीं आ रही है ना, उन पे निशान लगा लो। वापस जाते समय एक बार उन 30 चीज़ों को रिवाइज करो, घर पे जाते समय फिर से एक बार 100 बोलो। आप पाओगे ऐसा एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन के लिए आपको अलग से कॉपी किताब लेके बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाकई में ज़रूरत नहीं है, वो आसान है। तो मुझे लगता है कि अभी आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। बाकी कुछ बच्चे क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। जैसे एक बच्चा आया, 11th का था, मजे की बात था वो तो, और 12th और ड्रॉपर्स का नहीं था, अभी DCS वाले दिन पे बोले सर आप मेरे को है ना सुबह से लेकर रात तक का एक शेड्यूल बना दो, मुझे कैसे पढ़ाई करना होती है। तो मैंने बोला चलो, क्या है कभी कभार इंटरटेनमेंट हमको भी चाहिए होता है, बच्चे तो है ना। तो मैंने उसको बोला अल्लाह दे तेरी कॉपी। तो मुझे ऐसे सवाल बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं ज़्यादा ऐसा बच्चे को नहीं बताता हूँ कि मुझे बड़ी हंसी आ रही है और मैं तेरे भोलेपन पे फिदा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर क्या होता है, मैंने उसको बोला ला तेरी कॉपी ला, और मैंने उसको जो है वो ऐसे बनाना शुरू कर दिया, देख तू कब उठता है। तो उसने बताया सर कभी भी उठ जाता हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है। ऐसे करके उसने मैंने उसको एक शेड्यूल बना कर दिया। उसमें मैंने क्या किया, मैंने दोपहर में अपनी क्लास के बाद में 1:30 से 2 जैसे लंच वगैरह हुआ, उसके बाद लगी तो 15 मिनट की नैप ले लिया कर, ठीक है। अब मतलब उसका अगला सवाल तो इतना यूनिक था कि मैं ऑलमोस्ट इतना खुश हो गया था कि मतलब आधी प्रॉपर्टी दान कर देता उसको, कि बोले इतना बढ़िया रहा। उसने बोला लेकिन सर क्या है, मैंने ऐसा सुना है सर कि अपने को है ना उस समय पे नहीं सोना चाहिए जिस समय पे IIT के एग्जाम चलते रहती है, अपनी बॉडी क्लॉक को वैसा एडजस्ट करना चाहिए। मैंने तू अभी 11th में यार, एग्जाम तेरी होने वाली है 2027 जनवरी में, और तुझे अभी से बॉडी क्लॉक। और मैंने बोला भाई तेरे को किसने बोला 2 से 2:30 के बीच में पेपर होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो होता क्या है, हम लोग क्या है ना, हम लोग अभी हर चीज़ के लिए आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, ठीक है। हमको किसी ने बॉडी क्लॉक नाम का कुछ दे दिया खिलौना, और हम वो खिलौना खरीद के घर पे ले आए। किसी तो भी इंटरनेट पे मोटिवेशनल स्पीकर ने बॉडी क्लॉक एडजस्ट करना चाहिए, यू शुड एडजस्ट योर बॉडी क्लॉक, नाउ यू शुड नॉट रिवाइज फॉर्मूला, यू शुड एडजस्ट योर बॉडी क्लॉक। बोले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं आती है, लेकिन 2 से 5 जागते आना चाहिए तेरे को, क्योंकि पेपर में 2 से 5 जागना है तुझे, राइट। तो ये सब फालतू बातें एग्जाम डे पे सिर्फ एक ही दिन काम आती है बच्चे, आपको कितना आता है। गर्ल्स 3 रातों तक भी नहीं सोएंगे ना तो भी आपको मैथ्स पढ़ाने आएंगे, तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये पर्सन 72 घंटे से जगा हुआ है। कौन सी बॉडी क्लॉक की बात कर रहे हो आप? हाँ है ना। आप मुझे रात को 3 बजे भरी नींद में उठा के जिस टॉपिक को बोलोगे ना सर यहां से पढ़ाना शुरू करना है, मैं वहां से कैसेट शुरू कर दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चीजें अगर आती हैं तो आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे, आपको नहीं आती हैं तो इससे आप सारे गिमिक्स कितने भी कर लो, ये सब गिमिक्स एग्जाम में काम नहीं आते। तो एग्जाम डे पे एक ही चीज आनी चाहिए, जैसा अभी आपको बताया गया है वैसा आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से सॉल्व करते आने चाहिए, बाकी चीजें कोई मैटर नहीं करती।
आपको जो कंटेंट है वो आता है क्या। कॉन्फिडेंस वगैरह सब बच्चे अलग चीज़ है, कॉन्फिडेंस तो फ्लक्चुएटिंग थिंग है। कॉम्पिटेंट हो गए हैं क्या आप, इफ़ यू वांट टू स्कोर 99 परसेंटाइल, आर यू कॉम्पिटेंट इनफ कि आप भारत के 99 परसेंटाइल में आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस तो क्या है ना बच्चे, कॉन्फिडेंस में तो क्या है, एक छोटा बच्चा बोलता है मम्मा मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, ठीक है, और पास में जो है घर पे फुग्गा फूट जाए तो डर के भाग जाता है। तो कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉम्पिटेंसी मैटर करती है ना बच्चे, कॉन्फिडेंस का क्या फर्क पड़ता है। और मेरा कहना है अगर आप कॉम्पिटेंट होगे ना तो आप परफॉर्म करोगे। तो एग्जाम दिन के लिए बस यही एक चीज़ है बच्चे, हाउ कैन ए स्टूडेंट मेंटेन ऑल 3 सब्जेक्ट एंड इफ हिज वन सब्जेक्ट इज वीक देन शुड ही फोकस ऑन that one subject or try to make the other 2 more better as JEE Main is approaching. Yes, it is approaching, true, and very fastly approaching, right? तो ये भी बात सही है, पर ऐसा है कि देखो इसमें अब डिपेंड करता है बच्चे, इसमें डिपेंड ये करता है कि देखिए मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है, हो सकता है इसमें डिफरेंस हो सकता है बच्चे, यू नेवर नो कि किस चैप्टर का कौन सा सवाल आसान आ जाएगा। इससे मेरा मानना है बच्चे हर चैप्टर के एटलीस्ट फॉर्मूले और पीवाईक्यू तो अपने प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको नहीं भी करना है उसमें भी बेयर मिनिमम इतना तो अपनी तैयारी होनी चाहिए कि अपने को एक उसके शॉर्ट नोट्स अपने पास हैं और अपने उसे पीवाईक्यू अच्छे से किए हुए हैं। क्योंकि जो चीज़ आपको टफ लग रही है बेटा एग्जाम के दिन हो सकता है वो आपको बचा कर ले जाए, यू नेवर नो। ऐसा आप एग्जाम के बारे में आप ऐसा मत सोचिए, आपको हो सकता है जो चीज़ स्ट्रांग लग रही हो वही है। तो देखो ऐसा नहीं होता है ना, अपने यहाँ पे क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है ना बच्चे कि आपको लग रहा है कि ये भारत के जो टॉप 5 बल्लेबाज हैं रन्स बनाने की जिम्मेदारी इन पे ही है, वो कभी कभी रन नहीं बना पाते और जो 6-7 पे आता है वो रन बनाकर टीम को बचा ले जाता है। तो स्ट्रांग तो बैटर्स वही है ना, जो टॉप 5 हैं वही स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग बैटर्स नहीं है, पर इन्होंने उस दिन तो अपने को बचा लिया ना, मैटर वो करता है। इससे मेरा ऐसा मानना है बच्चे अपने स्ट्रेंथ पे अपने को खेलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हर चैप्टर में अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए और एटलीस्ट हर चैप्टर के हमें पीवाईक्यू किए हुए होना चाहिए। गर्ग सर ने एक सिंपल सा मैथमेटिक्स बताया, आप अगर 2002 से लेकर 2025 तक के भी पीवाईक्यू गिन लो तो मैंने गिने हुए हैं फिजिक्स में 4665 क्वेश्चंस। कितने बच्चे? 4665 इंटू 3 कर लीजिए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में इतने इतने होंगे। हम आज की तारीख में 0 पे तो नहीं खड़े हैं ना बेटा कोई बच्चा ऐसा करता है लेवल तो नहीं ना, हम 0 पे तो नहीं है। काफ़ी सारे चैप्टर्स के तो ऑलरेडी आप एक बार हाथ आजमा चुके हैं, हो सकता है इनमें से आधे आपके प्रिपेयर्ड भी होंगे। तो अगर तीनों सब्जेक्ट के मिला के 12,000 है, उसका आधा कर लिया हमने तो कितना बचा बेटा? 6,000। अभी गर्ग सर हिसाब बता रहे थे कि अगर आप 60 क्वेश्चन पर डे करें तो 6,000 पीवाईक्यू तो कवर हो सकते हैं, अभी से भी हो सकते हैं। और एक बार अपना जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक दिन में 60 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि तब हमको नया कुछ नहीं पढ़ना होगा। अभी जैसे मैथ्स का सिलेबस आप काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सभी बैचेस का अबाउट टू कंप्लीट है, दीपावली तक हो जाएगा। फिजिक्स का और 15 दिन मान लीजिए दीपावली के बाद, ठीक है, 20 दिन मान लीजिए। केमिस्ट्री मान लीजिए नवंबर एंड तक चले जाएगा, तो भी अपने पास समय तो रहेगा ना। एक सब्जेक्ट से फ्री हुए तो उसका टाइम भी तो यूटिलाइज किया जा सकता है ना। तो आप एक दिन में 60 तक क्यों रुक रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से हर चैप्टर में इतना तो किया जा सकता है। एक क्वेश्चन का मैं और आंसर ले लेता हूँ, फिर गर्ग से कुछ चीज़ें और लेंगे। एंड हाउ डू आई रिवाइज टॉपिक्स एंड चैप्टर्स ऑफ 11th क्लास इन ऑर्डर टू परफेक्ट देम? नो वन कैन परफेक्ट एनीथिंग बच्चे, इट्स जस्ट यू कीप ऑन इम्प्रूविंग। आपको ऐसा करना है। परफेक्शन होता है बच्चे कि आपको सब्जेक्ट की समझ डेवलप हो जाती है। अब अभी आप 12th में, अभी हम वो सब्जेक्ट की समझ के ऊपर ज़्यादा आपको लेक्चर नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है, समय भी कम होता है। समझ डेवलप करना मतलब हर चीज़ में वो सब्जेक्ट दिखने लगे। जैसे बैठे बैठे किसी ने पंखा चालू किया तो अपने को रोटेशन वहाँ पे दिखने लगे कि अभी ओमेगा इस डायरेक्शन में है, अल्फा इस डायरेक्शन में है, अल्फा पॉजिटिव है, ओमेगा पॉजिटिव है, ये दिखने लगे। ये सब्जेक्ट की समझ है। तो फिर IIT वाला किसी दिन पंखे पे सवाल बनाएगा तो अपने को वो ऑड नहीं लगेगा, क्योंकि हमें कोई चीज़ समझ में आ गई है,
ठीक है, तो वो एक समझ होती है, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। किस ऑर्डर में रिवाइज करना चाहिए बच्चे, तो वेटेज के ऑर्डर में। जैसे आप एक बात नोटिस करो, जो हम लोगों ने बात की थी फिजिक्स की, अगर स्पेसिफिकली बात करूं, यूनिट डायमेंशन पहले रिवाइज करना चाहिए या रोटेशन, तो आंसर वुड बी, ठीक है। काइनामेटिक्स के जो 2 चैप्टर है 1D 2D फॉर्मूला बेस्ड है, उन दोनों को मिलाकर क्वेश्चंस की संख्या बच्चे 213 213, और रोटेशन के कितने थे बेटा 158। तो फिर रोटेशन से पहले क्या रिवाइज होना चाहिए, काइनामेटिक्स में भी 213 प्रॉब्लम्स में से ऑलमोस्ट 100 प्रॉब्लम्स, मोर देन 100 आई वुड से 120 प्रॉब्लम्स 4 टॉपिक से बच्चे, आपको पता है कौन कौन से 4 टॉपिक है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला बेस्ड, यानी आपको रेंज हाइट इन सब के फॉर्मूले आते हैं ना, उससे हो जाएगा। v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, 4 इक्वेशन आती है ना, इनसे आपके 40 सवाल हो जाएंगे। और वेक्टर्स के 30 सवाल है। अब आप समझ सकते हो बच्चे, मैथ्स का वेक्टर्स पढ़ने के बाद फिजिक्स का वेक्टर्स तो उतना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, पर 30 सवाल उसके भी हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाओगे तो इस ऑर्डर में करना चाहिए, जिस ऑर्डर में चैप्टर्स वेटेज है, आप पाओगे बेहतर हो जाएगा। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, एंड एक क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट भी है इसमें, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स अलॉन्ग विद जेईई प्रिपरेशन। तो अभी कुछ नहीं करना बोर्ड का, ठीक है। बोर्ड्स अपने को जेईई मेन 1 के बाद में सिर्फ किसकी पढ़ाई करनी चाहिए, बोर्ड्स की। एंड बिलीव मी 40 डेज 30-40 डेज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स। जल्दी भी होंगे बच्चे तो भी आपको मतलब थोड़ा 20-25 दिन मिल जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है बेटा, पीसीएम क्या 7 दिन है मेंस और बोर्ड्स के बीच में, 7 तारीख से इस बार। अच्छा 7 फरवरी से है, तो बहुत बढ़िया बेटा। तो और अच्छा हो गया ना, तो अच्छा हो गया, मतलब इसका मतलब ये है बच्चे कि मतलब इस सेशन का नाम बदल के कर देना चाहिए, हाउ टू फोकस मोर ऑन जेईई मेन 2, ठीक है, बिकॉज वन विल बी वॉश्ड अवे बाय बोर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चे। पीसीएम अगर आप अच्छे से करते हो तो पीसीएम में हम ऑलरेडी बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हो, फिजिक्स की कॉपी अच्छे से पढ़ते हो, डेरिवेशन करते हो, मैथ्स में मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में जो सवाल आते हैं बच्चे और जो क्लास में, अगर आप जेईई मेन के पीवाईक्यू कर रहे हो, ठीक है, तो बोर्ड के सवाल आपसे नहीं बनेंगे, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। तो 3 सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर्ड है। बचे हुए 2 के लिए अगर आपको ऐसा लगता है बच्चे, तो लंच और डिनर भी करते ही हैं हम लोग। तो लंच के समय इंग्लिश पढ़ना है बेटा, और डिनर के समय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। हो गई बोर्ड की तैयारी। हाउ टू मैनेज बोर्ड्स अलॉन्ग विद जेईई प्रिपरेशन, वेरी सिंपल आंसर, ठीक है। हमने हमारी बोर्ड की तैयारी ऐसे ही की थी। हम जब लंच करते थे घर पे तो हिंदी की किताब पढ़ते रहते थे, ठीक है, तो वो हिंदी की किताब याद ही हो गई थी पूरी। उससे अच्छा हुआ कि हिंदी में भी अच्छे नंबर आ गए। तो बस वैसे ही करना है। तो आते और जाते चैप्टर से रिवाइज करना है, और लंच और डिनर में बोर्ड्स की तैयारी करना है। वेरी इजी टू मैनेज ऑल द थिंग्स, है ना बच्चे। चलो और कोई क्वेश्चन? हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स इन these 100 days? अब जब भी जैसे ऐसे क्वेश्चन पे मैं एक चीज़ ऐसा भी बोलता हूँ कि जैसे चलो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, जिसको ऐसा लगता है कि करना है इम्प्रूव, तो वो सच में अगर उसका इंटेंट है इस चीज़ का, पहली चीज़ तो इंटेंट होना चाहिए, लिखने से तो नहीं होगा ना, इंटेंट होना चाहिए। तो लेट्स डू वन थिंग ना, अगले 7 दिन सुबह 7 से रात को 10 बजे तक यहाँ रुकना है उसको, जो भी चाहता है ऐसा। और उन 7 दिनों में सुबह 7 से रात को 10 तक सिर्फ जो टॉपिक हम कुछ डिसाइड कर लेंगे वो करते हैं। अगर वो स्टूडेंट इस चीज़ के लिए तैयार है तो देखते हैं 8वें दिन उसका मैथ्स इंप्रूव होता ही नहीं होता है। मैथ्स इंप्रूव होने का मतलब वो जो चैप्टर्स उसने ट्राई किए हैं उनमें कुछ चेंज आया कि नहीं आया। प्रॉब्लम ये है, मैंने पहले भी कहा ना कि हम वो ये प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ें बहुत बड़े रिजल्ट तुरंत चाहते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत एलिमेंट्री चीज़ नहीं करनी। जैसे मैंने कहा ना, सुबह 7 बजे उठ के, रोज़ 7 बजे उठ के यहाँ आ जाए स्टूडेंट, और रात को 10 बजे तक यहीं रुके, 9 बजे तक, चलो अच्छा मान लेते हैं,
हम देखते हैं 8वें दिन वो चेंज कैसे नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर आप ये सोच लो ना तो कैसे चेंज नहीं आएगा। मैं नहीं बोलता उसको सब कुछ आ जाएगा, पर वो अपनी स्थिति से बेहतर हो जाएगा, उसको अंदर से लगने लग जाएगा। तो जिसको भी कोई चीज़ में चेंज लाना है तो पहले क्रिएट दैट इंटेंट इन यू कि ये सच में चेंज लाना है, एंड आप पाओगे थोड़े दिनों बाद वो चेंज आपको दिखने लगेगा। तो कोई भी हो, किसी भी तरह का चेंज चाहते हो, पूरा आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें चेंज होने लग जाएगा, ये ज़रूर दिख होगा, है ना। तो कोई 100 दिन में आपने कुछ नहीं किया और सब कुछ हो जाए तो ये तो पॉसिबल, मैं मानता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, जिसने अपना एक बेस बना रखा होगा ऑब्वियसली वो चेंज ला सकता है। अभी मैंने एक और चीज़ ये सोची है, जैसे सर ने भी कहा ना कि हमें शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। फिजिक्स में आपके पास थ्योरी मॉड्यूल हो चुके हैं, मैथ्स में कुछ 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बहुत ऑर्डर फॉर्म में, एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ना। आई टेक इस परमिशन कि वो शेयर कर ले, तो वो अगर हाँ बोलेगा, कोई ना कोई तो हाँ बोल देंगे, तो हम आपको वो दे देंगे। जिन्होंने नहीं बनाए हैं दे कैन यूज़ दैट, क्योंकि शॉर्ट नोट्स इस समय सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिवीजन में पता है क्या आती है? आपसे कोई कहे कि चलो फंक्शंस रिवाइज करो, तो जब आप कॉपी उठाते हो तो उसके 80 पेज दिखते हैं आपको, तो हमारा मन ही 80 पेज पलटने में नहीं हो पाता है। पर अगर वही 4 पेज में पूरा फंक्शंस दिख जाए आपको, तो आप थोड़े कंफर्टेबल फील करते हो। तो अगर 4 पेज में पूरा फंक्शन, ऑब्वियसली कॉपी रिवाइज करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें बीच में क्वेश्चंस आएंगे, कुछ आपकी छोटी छोटी लाइंस लिखी होगी। पर अगर ना करने से तो हमेशा बेहतर है कि 4 पेज रिवाइज कर लिए। जैसे सर ने कहा ना कि हम घर से निकल रहे हैं, हमारे हाथ में वो 4 पेजेस हैं, यहाँ तक आते आते हो सकता है हमें फंक्शंस के वो 4 पेजेस रिवाइज हो जाएं। तो आप सभी को वो विद इन अ वीक वो पूरा स्ट्रक्चर्ड सारे मिल जाएंगे नोट्स, जिसमें हर चैप्टर के जितने डिटेल में, वो शॉर्ट नोट्स ही हैं, लेकिन जितने डिटेल में वो शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं वो रहेंगे। तो पूरा मैथ्स मुझे लगता है आई थिंक 200 पेज में रिवाइज हो सकता है, वो 200 से 250 पेज होंगे। तो हमारे लिए शायद ये बहुत आसान हो सकता है कि अगले 100 दिनों में वो 200 पेज 6-7 बार पढ़ सकते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें अगर क्वेश्चन का स्टार्ट मिल जाए तो शायद क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं, है ना। और ये बैकलॉग वाली बातें हर बार पूछी जाती है। हमने कहा ना, आप बैकलॉग उन्हीं टॉपिक्स को मानिए जो आपको करना ही करना है। अगर आपके 25 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि उनमें से 10 ही करना है, तो आप 10 को ही बैकलॉग मानिए। नहीं तो आप 100 दिनों में आप सोचेंगे कि सारे चैप्टर्स कवर कर लिए जाएं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाउ टू फील मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट, तो ये अभी हमने इस सेशन में यही कहने की कोशिश की है। सर ने भी कहा ना कि वो अब हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी आपको हर मोटिवेशन ला ही देती है। आप थोड़ा डिसिप्लिन बन जाओ, थोड़े कंसिस्टेंट बन जाओ, आप खुद ही पाओगे कि नहीं हमने कुछ सोचा, करा, अपने आप अच्छा लग रहा है। कोई ज़रूरत नहीं किसी और के तरफ से मोटिवेशन की आपको, है ना, किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मान लो 5 दिन तक वो मोटिवेशन चला, 6ठे दिन पर आप रोज़ सुबह उठना शुरू कर दो 7 बजे, रोज़ एक फिक्स टाइम पर उठो, रोज़ फिक्स आवर्स पढ़ो, रोज़ नंबर ऑफ आवर्स सोने के फिक्स कर लो, आप खुद पाओगे कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं लग रही है ना। अभी जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है वो हमारे लिए पहला चैलेंज होगा, है ना। सब ये सोच के रखना अंदर से कि पहले टेस्ट के लिए इतना रिवाइज करके जाएंगे। नंबर का टारगेट मत लेना पहले टेस्ट के लिए, क्योंकि आप पहले टेस्ट तक ये समझ ही नहीं पाओगे कि हम कितना कर पाएंगे वहाँ। दूसरे तीसरे तक आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि कितना कर सकते हैं। इसलिए पहले टेस्ट में ये कोशिश करना कि पहले टेस्ट तक हम अपने इतने चैप्टर्स तो रिवाइज कर लेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ आज से करीबन, जैसे आज हम 12th को खड़े हैं और 20 को अगर आपका पहला पेपर होता है तो यू आर हैविंग 35-37 डेज। इन 35-37 डेज में हम कौन कौन से पोर्शन कवर कर सकते हैं। बाकी हम सारी ऑलरेडी सारी बातें कर चुके हैं, है ना। और देखो आपने कितने सारे स्टूडेंट्स के नीचे फ़ोटो देखे होंगे, पर ये तो वो लोग हैं जो सबसे टॉप पे रहे हैं। 2100 से ज़्यादा IITs में जा चुके हैं, पर फ़ोटो तो 10-15 के ही नीचे।
इसका मतलब इसके अलावा भी कई बच्चे IITs में, NITs, ट्रिपल IITs और टॉप के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो काउंट ही नहीं है। आई थिंक 50,000 बच्चे होंगे। और मैंने आज तक किसी बच्चे के फ़ोन आने पर ये नहीं, किसी भी स्टूडेंट का नहीं सुना जो भी थोड़ा अपनी सिंसियर था पढ़ाई में, कि सर मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब जो थोड़ा भी अपनी लाइफ में इस समय सिंसियर रहा, उसने अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर कर गया है। तो बस इस समय हमें थोड़ा सा और अपनी सिंसियरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आपकी कॉपी में लिखा है ना, उससे आप AIR 1 भी ला सकते हो, और ये बच्चे पहले प्रूव कर चुके हैं कि उससे, और आज उस समय से ज़्यादा बेहतर आपको कंटेंट मिल रहा है। तो इवन वो AIR लाने के लिए भी सफिशिएंट है। मैं आपको इस जगह से लिख कर देता हूँ कि इस डेप्थ का कंटेंट आपको किसी की कॉपी में नहीं मिलेगा। तो अगर आपको AIR 1 की भी प्रिपरेशन करनी है तो भी आपके पास सब कुछ है। और फिर से बात वही आती है कि हमारा इंटेंट उस लेवल पर है क्या आज की तारीख में, है ना। तो जल्दी ही, जैसे JEE शिखर शुरू होने के पहले एक बार हमें टेस्ट कैसे देना है, इस चीज़ पर एक बार हम लोग फिर से बैठेंगे। पर अब सभी बच्चों से एक चीज़ रिक्वेस्ट है, जो आज हमने कुछ बातें शेयर की हैं, थोड़ा अमल करो। यहाँ से जाने के बाद फिर से हमारी ज़िंदगी वैसी ना हो जाए, है ना। उसमें जो मोबाइल के बारे में मैंने आपसे कहा है, कोशिश करना हम उसको जितना एक्सट्रीम तक ले जा सकें। जब आपके पास ऑप्शन होता है तब आप उसका यूज़ कर ही लेते हो, ना होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। बस जब भी ऐसा लगे ना कि आप पढ़ाई से दूर जा रहे हो, तो आप इस चीज़ को सोचना कि मैं अपना रोल नंबर स्क्रीन पे डाल रहा हूँ वेबसाइट पे और एंटर दबाने वाला हूँ, और क्या फ्लैश होगा। तो वो खुशी भी दे सकता है और डर भी दे सकता है ना। तो वो वहाँ दिखने लग जाए अभी से कि क्या लिखा हुआ है। ऐसे 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके देखना कि वहाँ क्या दिखना चाहिए, और अगर जो दिखना चाहिए वो दिख गया तो कितनी खुशी होगी। और कुछ उल्टा दिखा, कभी कभी हमें अंदर से ये भी लगता है ना कि पेरेंट भी पास में बैठे होंगे, वो देखेंगे तो क्या लगेगा। ठीक है, देखो उनको तब बुरा नहीं लगेगा तब जब आपके प्रयास रहे होंगे, और आपके प्रयास ना हो तब वो जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना, तो थोड़ा उनको बुरा लगता है। तो क्या अपने अंदर से ये लगना चाहिए कि वाह जैसे रिजल्ट आया और मेरे पेरेंट्स मेरे को एकदम हक कर ले कि वाह ये सिचुएशन लाने के लिए 100 दिन में थोड़ी और कोशिश कर लेंगे। तो बस उस चीज़ की भी एक फीलिंग रखना, थोड़ा डर थोड़ी खुशी, है ना, वो दोनों ब्लेंड होगा ना तो आप थोड़े प्रयास ज़्यादा करो, है ना। आई थिंक एट द एंड बच्चे बस 2 मिनट और लेंगे, और इन स्पेसिफिकली दिस इज़ फॉर पेरेंट्स। बच्चे देखिए, जिम्मेदारी तो आपकी है। ये सब सेशन आप सुनते हो, कई बार हम बातों को थोड़ा हंसी मजाक में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि प्रेशर आपके ऊपर है, और हमेशा एकदम ऐसे सीरियस नहीं रखा जा सकता, पर सीरियसनेस की ज़रूरत तो है। ठीक है, अगर मैंने मजाक में भी कहा है कि लंच और डिनर के समय अपने को बोर्ड्स का पढ़ना है, तो ये बात भले ही मजाक में कही हो, आप हंसे हो, लेकिन करना वही है। बोर्ड्स का पढ़ाई का तरीका तो वही है। आ गई बात समझ में? क्योंकि आप एक्स्ट्रा समय कहाँ से निकालोगे, समय तो उतना ही है। और दूसरा, अगले 100 दिनों में अपनी प्रिपरेशन से इतना कर लो बच्चे कि आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड महसूस होने लगे। अभी आप में से ही बैठे हुए, मतलब 12th के अपने इसी कैंपस के एक गर्ल स्टूडेंट है, उसकी मम्मा रोज उसको लेने आती हैं, छोड़ने आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो उसकी मम्मा एक दिन बोल रही थी, बाहर मिली तो हम नमस्कार करते हैं, तो वो बोल रही थी कि सर बच्चों बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो हम लोग जितनी मेहनत करते हैं उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो कितनी प्राउड फीलिंग है ये, कि अगर अपने पेरेंट्स अपने लिए फील कर रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। ऐसा यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चे के पेरेंट ने ये बोलना चाहिए कि सर इसने बहुत मेहनत करता है ये, ठीक है। लेकिन वहीं किसी के पेरेंट्स अगर आपके हमें बोले कि ये अभी भी मोबाइल देखता है, ये अभी भी डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो ये तो गलत है ना बच्चे।
उसके आपके ही बीच में से बैठे हुए किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स के मदर ने ये कहा है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका कुछ अच्छा हो जाए, तो मतलब जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा तो होगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उन्हें जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, बच्चा खुद मेहनत कर रहा है, पूरे समय सिंसियर है, तो अच्छा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। तो पॉइंट वही है बच्चे कि हर बच्चे के पेरेंट्स आके यही बोलना चाहिए हमें कि इसने ये 100 दिनों में अपनी जी जान लगा दी। ये करोगे आप तो पेरेंट्स से मेरा बस ये कहना है कि अगर अपने को बच्चा ऐसा करते हुए दिखे तो आप उसे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिर भले उसके जो परसेंटाइल बनेंगे अच्छे ही बनेंगे, वो अटेंड अच्छा ही करेगा। एक और बच्चे के पेरेंट्स अभी मिले, वो पुलिस में है, वो बच्चा भी यहाँ पे बैठा हुआ है इसी रूम में, उसके पापा पुलिस में है। उन्होंने बोला कि सर ये 10वीं तक तो कुछ भी नहीं पढ़ता था, यहाँ पे हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सुबह 9 से 7:30 तक ये पढ़ाई करेगा। तो ये पेरेंट्स अगर आपके बारे में अच्छी राय रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी कमाई है, यह आपकी कमाई है, दिस इज योर अर्निंग, राइट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बस इसको अपने को मेंटेन करके चलना है। सभी के पेरेंट्स यही हमें कहते हुए मिलना चाहिए, यही आप लोगों से उम्मीदें हैं। और जब अपने बच्चे ऐसे पढ़ाई करने लगे तो पेरेंट्स से हमारी उम्मीदें हैं कि फिर अपने को अपने बच्चों का फुल सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर फाइटिंग कंटेंट वाइज द टफेस्ट ऑफ द एग्जाम इन दिस वर्ल्ड, जिसमें एक एक नंबर पे बहुत ज़्यादा सैकड़ों रैंक का ऊपर नीचे होता है, और एक नंबर की गलती तो किसी से भी हो सकती है। जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उनमें जो मदर्स होंगी, हम अगर जैसे ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हम 100 दिन भोजन बनाते हैं तो 100 दिन के 100 दिन भोजन हर एक जैसा अच्छा नहीं बन सकता। किसी दिन अपने से भी नमक कम पड़ सकता है, मिर्ची ज़्यादा हो सकती है। तो वैसे ही 1-2 नंबर की एरर तो किसी के भी आ सकती है, लेकिन उससे अपना बच्चा कम टैलेंटेड नहीं हो जाता, वो उतना ही टैलेंटेड होता है। और ये हम मानते हैं कि आज की तारीख में किसी बच्चे की 250 रैंक है और किसी की 750 है, तो वो बराबर टैलेंटेड है, उनके टैलेंट में कोई फ़र्क नहीं है। दुनिया को देखने के लिए 500 रैंक का फ़र्क है, लेकिन हम तो समझदार हैं ना, हम तो ये मानते हैं कि इन दोनों के टैलेंट में कोई फ़र्क नहीं है। पर अगर कोई बच्चा एफर्ट्स करते हुए ना दिखे, उसके पेरेंट्स उसके कम एफर्ट्स से परेशान हो, हम नहीं चाहते बेटा कि इस मरून यूनिफॉर्म को पहना हुआ कोई भी बच्चा, कैटलाइजर लिखा हुआ अपने यूनिफॉर्म पे, वो बच्चा ऐसा हो। हमारी इच्छा है कि आप अपने प्रयत्न अच्छे कीजिए, ठीक है। हम लोग भी ये सब प्रयत्न करते हैं। अब आप सोचिए इतना फाइनल डिटेल निकालने के लिए कि किस टॉपिक से कितने % क्वेश्चन आते हैं, आपको नहीं लगता है कि पूरे 158 क्वेश्चन देखना पड़े होंगे मुझे? आपको नहीं लगता एक एक क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करना पड़ा होगा कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे? तभी तो मैं कह पाया कि डायरेक्ट केस है या मिक्स कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब अगर मान लो 4600 क्वेश्चन का एनालिसिस आपको दिया जा रहा है, जो आपको PDF के 4 पेज में मिल जाएगा, लेकिन उन 4 पेज को बनाने के लिए कितनी बार पूरे 4665 क्वेश्चंस देखना पड़ा होगा ना बेटा, एक एक, तब जाके वो एनालिसिस बनेगा। तो हम लोग भी आपके लिए प्रयासरत हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए प्रयासरत हैं, वो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप लोग भी एफर्ट्स कीजिए, सबके कंबाइंड एफर्ट्स हो जाएंगे। कितने ही बच्चों के पेरेंट्स लाना, ले जाना, टिफिन रखना, दिन के 4 चक्कर कैंपस के वो लगाते हैं, क्या ये उनका डेडिकेशन नहीं है? इसके लिए अपने को नहीं करना चाहिए? करना चाहिए बच्चे। अगर आप ये सब करोगे तो निश्चित रूप से हम जो हासिल करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। डोंट वरी अबाउट इट। अगले 100 दिन अपने को ऐसे ही करना है। चलिए, थैंक यू बच्चे। ये रिवीजन प्लानर बच्चों आपको मिला है अभी, है ना? तो इसमें सभी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स हैं, है ना? इसमें जितने टिक बढ़ते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस, उतना अच्छा लगते रहेगा हमें। तो आज एक काम और करना है कि आप इसमें क्या क्या टिक कर सकते हो, ये करके अपने पास एक प्रॉपर, आजकल एक प्लास्टिक आता है उसके अंदर डाल के रखना, नहीं तो ये तो फोल्ड होके 4 फोल्ड होके 8 फोल्ड होके कहीं कॉपी में पड़ा रहेगा। एक प्रॉपर जगह पर ये होना चाहिए, है ना? इसमें जितने टिक आप लगा लोगे, जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन जितने ज़्यादा टिक इस पे होंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, है ना? चलो, थैंक यू।